नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वसीयत यानी विल। जी। ये सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि ये तय करता है कि किसी के जाने के बाद उसके अपनों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है, जैसे ये कितने तरह की होती है, बनती कैसे है, रजिस्ट्रेशन का क्या मामला है। हाँ। तो आज हम इसी सब जानकारी को खंगालेंगे और समझेंगे कि भारत में वसीयत का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सीधी भाषा में कहे तो वसीयत एक कानूनी ऐलान है। ऐलान। हाँ, मतलब जिसमें कोई व्यक्ति ये बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे मिलेगी, कैसे बटेगी। अच्छा। इसका मकसद साफ है, एक तो अपनी इच्छा पूरी करना और दूसरा परिवारों में जो अक्सर झगड़े हो जाते हैं संपत्ति को लेकर, उनसे बचना। हाँ, ये तो बहुत होता है। के लिए तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। मुसलमानों के लिए उनके अपने पर्सनल लॉ लागू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, ये वसीयत बना कौन सकता है? क्या कोई भी बना सकता है? हाँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं। ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 में बताया गया है। क्या शर्तें हैं? कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है, यानी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का, और सबसे जरूरी स्वस्थ दिमाग का हो। स्वस्थ दिमाग, इसका मतलब क्या है यहाँ? मतलब वसीयत बनाते समय वो व्यक्ति ये समझ रहा हो कि वो क्या कर रहा है, उसके क्या नतीजे होंगे, वो अपनी संपत्ति और वारिसों को समझता हो। अच्छा, तो मतलब अगर कोई बीमार है तो? देखिए, अगर कोई मामूली बीमार है तो बना सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा नशे में है, ये ऐसी गंभीर बीमारी है कि उसे होश ही नहीं, तो वो नहीं बना सकता। और क्या विवाहित महिलाएं बना सकती हैं, या जो देख सुन नहीं सकते? जी बिल्कुल, विवाहित महिला अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकती है, और जो लोग सुनने, बोलने या देखने में अक्षम है वो भी बना सकते हैं, बशर्ते वो समझ रहे हों कि वो क्या दस्तावेज बना रहे हैं। और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर मानसिक रूप से ठीक नहीं रहता, लेकिन कभी-कभी उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है, जिसे ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, तो उस ठीक मानसिक स्थिति के दौरान वो वैध वसीयत बना सकता है। अच्छा, ये तो हुई कि कौन बना सकता है, लेकिन जरूरतें तो अलग-अलग होती हैं सबकी। क्या वसीयतें भी अलग-अलग तरह की होती हैं? हाँ, बिल्कुल। जरूरत के हिसाब से कई तरह की होती हैं। सबसे आम है साधारण वसीयत। सिंपल विल। जी, सिंपल विल, जिसमें सीधा सीधा बता दिया कि किसको क्या मिलेगा। फिर एक होती है संयुक्त वसीयत, जॉइंट विल। वो कौन बनाते हैं? अक्सर पति पत्नी मिलकर बनाते हैं, दोनों की मर्जी से। एक और प्रकार है न्यासी वसीयत। इसमें ट्रस्ट बनाने की बात होती है संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए। ट्रस्ट, ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये ज्यादातर बड़ी संपत्ति या खास परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है। और मैंने सुना था सैनिकों के लिए कुछ अलग नियम है। जी, उसे विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत या प्रिविलेज्ड विल कहते हैं। ये सिर्फ एक्टिव सर्विस में तैनात सैनिकों, एयरमैन या नाविकों के लिए है। इसमें क्या खास है? इसमें औपचारिकताएं बहुत कम हैं, जैसे कुछ मामलों में गवाहों की भी जरूरत नहीं होती। ये इसलिए ताकि मुश्किल हालात में भी वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकें। और हम जैसे आम लोगों के लिए? हम सबके लिए है अविशेषाधिकार प्राप्त वसीयत, यानी अनप्रिविलेज्ड विल। इसमें कानून की सारी शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो ये शर्तें क्या हैं? मतलब एक आम वसीयत कैसे बनती है? क्या-क्या ध्यान रखना होता है? प्रक्रिया वैसे तो सीधी है, पर ध्यान से करने वाली है। पहली बात, वसीयत लिखित होनी चाहिए। हाथ से लिखें या टाइप करवाएं। भाषा कैसी हो? भाषा बिल्कुल साफ हो, कोई गोलमोल बात नहीं, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें आपकी सारी संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए, किसको क्या दे रहे हैं, यानी लाभार्थी, उनका जिक्र होना चाहिए। और एक एग्जीक्यूटर भी होता है शायद? हाँ, निष्पादक या एग्जीक्यूटर, ये वो व्यक्ति है जिस पर वसीयत को लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी, उसका नाम भी देना होता है। और सबसे जरूरी है वसीयत बनाने वाले के दस्तखत, और कम से कम 2 गवाहों के दस्तखत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गवाह कौन हो सकते हैं? क्या परिवार वाले? गवाह कोई भी हो सकता है, लेकिन वो लाभार्थी नहीं होने चाहिए। यानी जिन्हें वसीयत से कुछ मिल रहा हो, वो गवाह ना बने तो बेहतर है, वरना बाद में सवाल उठ सकता है। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। और ये भी जरूरी है कि गवाहों ने वसीयतकर्ता को साइन करते हुए देखा हो और एक दूसरे को भी साइन करते हुए देखा हो। जी बिल्कुल।
और एक और बात, जीवन बदलता रहता है। सही कहा। तो ये नहीं कि एक बार वसीयत बना दी और भूल गए। शादी, तलाक, बच्चे का जन्म या मान लीजिए कोई बड़ी संपत्ति खरीदी या बेची, हाँ, ऐसे मौकों पर अपनी वसीयत को दोबारा देखना चाहिए। जरूरत लगे तो उसे बदलना चाहिए या नई बना लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, रजिस्ट्रेशन। क्या वसीयत को रजिस्टर करवाना जरूरी है? देखिए, यहीं पर एक आम गलतफहमी है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत वसीयत का रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, यानी ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं। अच्छा, तो फिर लोग करवाते क्यों हैं? या क्यों सलाह दी जाती है? सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके फायदे हैं। रजिस्टर्ड वसीयत सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में दर्ज हो जाती है। उससे क्या होता है? पहला फायदा, उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, कोर्ट में उसे ज्यादा वजन मिलता है। दूसरा, उसे चुनौती देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई आसानी से ये नहीं कह सकता कि ये नकली है। और तीसरा, वो सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित रहती है, तो उसके खोने, जलने या उसमें कोई छेड़छाड़ होने का डर कम हो जाता है। यानी ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, और कभी-कभी ये प्रोबेट की प्रक्रिया से भी बचा सकती है। प्रोबेट यानी कोर्ट से वसीयत का सत्यापन करवाना। तो फिर अपंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड वसीयत, क्या वो बिल्कुल बेकार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक अनरजिस्टर्ड वसीयत भी कानून की शर्तें पूरी करती है, मतलब लिखित है, साइन है, 2 गवाह हैं, तो वो पूरी तरह कानूनी तौर पर मान्य है, वैध है। हाँ। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये कहा है। जैसे एक केस था सुरेंद्र पाल शर्मा बनाम सुरजीत कौर, लेकिन इसमें जोखिम ज्यादा है। कैसे जोखिम? जैसा मैंने कहा, उसे चुनौती देना आसान है, साबित करना मुश्किल हो सकता है कि ये असली है या बिना किसी दबाव के बनी है। और खोने का डर भी है? हाँ, खोने या किसी के द्वारा बदल दिए जाने का डर। और अक्सर ऐसी वसीयत के आधार पर संपत्ति ट्रांसफर करवाने के लिए प्रोबेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेना ही पड़ता है, जिसमें समय और पैसा लग सकता है। तो कुल मिलाकर अगर संपत्ति ज्यादा है या परिवार में कोई विवाद की आशंका है, तो रजिस्टर करवा लेना ही बेहतर है। जी, आमतौर पर यही सलाह दी जाती है, मन की शांति रहती है। ये तो हुई कानूनी बातें, लेकिन बड़े स्तर पर देखें तो वसीयत बनाने के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपके इच्छा का सम्मान होता है, आपकी मेहनत की कमाई सही हाथों में जाती है। और झगड़े कम होते हैं। बिल्कुल, पारिवारिक विवादों से बचाव होता है, रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती। आप अपने बच्चों, खासकर नाबालिग बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, उनके लिए अभिभावक नियुक्त कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और आजकल एक नई चीज भी आ गई है, डिजिटल संपत्ति। हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है। जैसे सोशल मीडिया से कमाई, ऑनलाइन अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसी। क्या वसीयत में इसका भी इंतजाम हो सकता है? जी हाँ, अब ये जरूरी हो गया है कि वसीयत बनाते समय अपनी डिजिटल संपत्ति का भी जिक्र करें, उसके एक्सेस और मैनेजमेंट के बारे में निर्देश दें। ये एक नया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो संक्षेप में कहें तो हमने समझा कि वसीयत क्या है, कौन बना सकता है, ये कितने तरह की होती है, बनाने की प्रक्रिया क्या है और रजिस्ट्रेशन क्यों फायदेमंद है, भले ही जरूरी ना हो। जी, सही ढंग से बनी वसीयत वाकई मन की शांति देती है और भविष्य सुरक्षित करती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जी। जैसे जैसे हमारी संपत्ति का स्वरूप बदल रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया रेवेन्यू हो, ऑनलाइन निवेश हो या क्रिप्टो हो, क्या हमारे मौजूदा कानून और वसीयत के तरीके इन नई डिजिटल विरासतों को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये सोचने वाली बात है। और भविष्य में इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें और क्या सोचने या करने की जरूरत पड़ेगी, इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।